बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर फ़राह। हेल्थ टॉक शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमेशा आपको किसी न किसी डॉक्टर से मिलवाते हैं अपने स्टूडियो में, मगर आज हम खुद आ गए हैं आपको लेके बहुत सारे डॉक्टर्स के पास। यानी मैं हूं मौजूद इस टाइम साउथ सिटी में, जहां पे वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया जा रहा है, यानी कि मोटापे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बताया जाएगा आपको यहाँ पे, बहुत से लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगी जिन्होंने यहाँ से इलाज करवाया, और उन डॉक्टर से भी मिलवाऊंगी आपको जो आपको बताएंगे कि मोटापे की असल वजह क्या है, मोटापे की वजह से क्या बीमारियां आपको लाहक हो सकती हैं, या मोटापे को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी डाइट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज आपको मैं बताने वाली हूँ, आप किस तरह अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट कर सकते हैं। तो जी चलते हैं अंदर की तरफ, चल के देखते हैं कि यहाँ पे जो एक डे मनाया जा रहा है, एक मोटापे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। तो चल के मिलते हैं लोगों से, तो आज है मेरे साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सामने बाबर डॉक्टर मुमताज़ महल का पीए। ओके जी। शहरीन साउथ सिटी खास। अच्छा, सुबह से आप लोग कैंप पे बैठे हैं, बहुत गर्मी भी हो रही है जी, मौसम कैसा है? एंजॉय भी कर रहे हैं, गर्मी भी है, एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा, लोग आ रहे हैं मुख्तलिफ। ज़्यादातर जो आपको वेट अभी तक सुनने को देखने को मिला है, वो कितना वेट अभी तक सामने आया है? अभी तक 163 है, सबसे हाईएस्ट जो है। 163। ये फीमेल थी या मेल थे? मेल थे। 171, 163। अच्छा जी, 163 बहुत ज़्यादा वेट होता है, चाहे वो मेल हो फीमेल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इससे बॉडी मास इंडेक्स जो निकालते हैं वो 55 है। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कितना होना चाहिए? नहीं, ये तो कम से कम 70-75 तक वेट होना चाहिए, मगर वो बहुत हाईएस्ट है। और वो इस बात पे एग्री भी हो गया कि मैं सर्जरी की तरफ आता हूँ ताकि मेरा वेट कम हो। ठीक है जी, आज आपको हम डॉक्टर से भी मिलवाएंगे और ये भी आपको बता रहे हैं कि ओबेसिटी कितनी ख़तरनाक चीज़ है। मुझे थोड़ा सा बताएं कि अगर मोटा इंसान हो तो उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? उनके लिए ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को इहतियात करने के लिए जो है ना, वो सही जो डाइट है वो लेनी चाहिए ताकि वो इन चीज़ों से बचे, और सर्जरी की तरफ आना चाहिए ताकि वेट रिड्यूस हो, ताकि इनके फ्यूचर में आने से इनसे जो बीमारी उससे बच सके। जी, वैसे ज़्यादातर कहा जाता है कि हार्ट अटैक्स ज़्यादातर आदमियों को आते हैं, औरतों को नहीं आते हैं। चलते हैं और आगे की तरफ। जी, तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि किस तरह यहाँ पे प्रॉपर मेजरमेंट किया जा रहा है, यानी कि हाइट, और फिर उसके बाद वेट, फिर उसके बाद डाइट प्लान का आपको बताएंगे किस तरह करें। जी, आप मुझे बताएंगे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इनका हम हाइट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं। हाइट इनका 168 है और वेट जो है 108.5 है। तो इन दोनों को फिर हम मिला के फिर इनका बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे, तो वो अभी देखते हैं कि इनका बॉडी मास इंडेक्स कितना है। ठीक है जी, आप जब तक इनकी हाइट और वेट का BMI राइट वो करें, और तब तक हम आपको और दिखाते हैं कि जो बहुत सारे लोग आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे जो डिफरेंट तरीके से अपना अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, चेकअप्स करवा रहे हैं, और आप आ सकते हैं आके यहाँ पे चेकअप भी करवा सकते हैं। जी, तो अब जब तक ये अपना पूरा कैलकुलेशन करते हैं, हम चलते हैं कहीं और आपको लेके। जी, तो हो गया जी। अब आप मुझे बताइए। इनका जो वज़न है और जो हाइट है वो इनके कद के मुताबिक ज़्यादा है। अच्छा, तो जो नॉर्मल हमारे पास BMI होता है वो 18 to 25 होता है। इनका जो है वो 37 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओबीस है। तो हमारे पास यहाँ पे डाइटिशियन होती हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं। अगर डाइटिशियन से भी बाज़ औक़ात समटाइम्स ऐसा होता है कि डाइटिशियन के डाइट कंट्रोल पे भी नहीं फ़ायदा होता है, तो फिर सर्जरी के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हमारे पास डॉक्टर मुमताज़ महर होते हैं जो मुख्तलिफ हमारे पास सर्जरी के ऑप्शन होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन देखते हुए। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अक्सर लोग जो है वो गूगल से अपना BMI टेस्ट कर लेते हैं निकाल, क्या वो ठीक है? आजकल जो एप्लीकेशन आ रही हैं वो ठीक है, क्योंकि आप निकाल सकते हैं, मगर एक एक्यूरेट फार्मूला होता है जिसके ज़रिए से जो एप्लीकेशन भी हैं वो भी जो है, अगर वो ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन है तो वो ठीक है। ठीक है, तो अब आप इनको ये एडवाइस करिए कि ये न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं और जाके अपना पूरा एक प्लान ले लें, डाइट प्लान। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। देखा आपने कि जी BMI हो रहा है यहाँ पे, जो कि आपकी हाइट और आपके वेट के मुताबिक निकाला जाता है, और बहुत सारे लोग घर में बैठ के ही बहुत सी डाइट प्लान बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको प्रॉपर अपना एक ट्रीटमेंट और एक चेकअप करवाने के बाद डाइट प्लान स्टार्ट करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं और कहीं किसी दूसरे डॉक्टर की तरफ।
जी, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आज साउथ सिटी में हैं और आपको बता रहे हैं कि मोटापा कितना मुश्किल से कंट्रोल होता है और उसकी वजह से कितनी बीमारियां हो सकती हैं, आप अपने बॉडी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमने आपको बताया। बट उसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपको नए डॉक्टर से मिलवाते हैं और ऐसे डॉक्टर से मिलवाते हैं जो आपके मसाइल को हल करते हैं। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि साउथ सिटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जनरल सर्जन हैं डॉक्टर रेहान अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। सर, जानना मैं ये चाहूँगी कि मोटापा, आप जानते हैं कि जिस तरह आपके पास ऐसे ही ज़्यादातर लोग आते हैं जिसमें मेल फीमेल बच्चे कुछ ज़्यादा एज के लोग, हर किसी किस्म के लोगों से आपका राब्ता रहता है। मुझे ये बताएं कि मोस्टली मोटापा जो है वो कितना वेट आपके पास आता है और अब कितनी हद तक वो ख़तरनाक साबित होता है? देखें, मोटापे को एक क्राइटेरिया बनाया है बॉडी मास इंडेक्स के तौर से। इंसान का वज़न उसकी हाइट के हिसाब से हो सकता है। जी बिल्कुल। तो उसके अंदर यूरोप में, अमेरिका में वज़न बहुत ज़्यादा है, तो ये इस क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। तो उसका कट ऑफ पॉइंट है 29 उनके बॉडी फ्रेम के हिसाब से। किसी को इसके साथ कुछ और इश्यूज़ हों, लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उसका कट ऑफ पॉइंट थोड़ा सा नीचे भी चला जाता है। जैसे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बॉडी फ्रेम थोड़ा सा स्लो होता है, लो होता है, तो 26 तक भी मोटापा काउंट किया जाता है। अब इस मोटापे के हमारे पास जो मरीज़ आते हैं ज़्यादातर वो 35 के आते हैं, 45 के आते हैं, और बाज़ लोग इवन हमारे पास 68 तक के BMI के लोग आए हैं। और वेट जो होता है उनका, किसी का हमने जो एट द मोस्ट बहुत ज़्यादा वेट का किया, वो 200 किलो तक के वज़न के मरीज। 200 किलो? 200 किलो। Oh my God, इसमें मोस्टली मेल मेल होते हैं, ये ज़्यादातर मेल होते हैं, और अवेयरनेस नहीं होती लोगों को। और मसला ही वज़न बढ़ने का ये होता है कि हमारे जिस्म में फ़ैट सेल्स हैं, वो सारे जिस्म के हर हिस्से के अंदर है, और अल्लाह मियां ने उनमें कैपेसिटी रखी है, अपने से 1000 गुना बड़ा हो जाता है। तो अगर हम खाने में ये नहीं सोचें कि जो हम चीज़ खा रहे हैं उसमें कैलोरीज कितनी है, जैसे पेट्रोल डालते हैं लीटर होता है, इसी तरीके से हर खाने में कैलोरीज होती हैं। अगर खाने में कैलोरीज का हिसाब नहीं रखेंगे, अगर कंज्यूम नहीं कर सकते, ज़्यादा एनर्जी उसको यूज़ नहीं करेगी, तो जमा होती जाएगी और फिर उससे वज़न बढ़ जाएगा। बढ़ाना तो आसान है, लेकिन कम करना सबसे बड़ा मुश्किल। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ये मसला बहुत है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं खाए कहते हैं हमें हवा भी लग जाती है, तो ये भी बहुत मैं भी शायद उनमें से एक हूँ। पानी का क्या? सिर्फ पानी में कैलोरीज नहीं, बल्कि हर चीज़ में कैलोरीज। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि हार्ट के मरीज भी हो सकते हैं? देखें, वज़न की वजह से, देखें, एक हम सोचेंगे 10 किलो वज़न हाथ पे लेके चलें, थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं। हर एक बॉडी के अल्लाह ने एक फ्रेम बनाया हुआ है, हार्ट को सर्कुलेट करना चाहिए, जिस्म के हिस्से को सप्लाई करनी। अगर वो अपनी से ज़्यादा कुछ जो 40 kg वज़न ज़्यादा है, तो उसको भी तो सप्लाई करना है, उसमें हार्ट पे स्ट्रेन पड़ता है। ठीक है, हार्ट डिजीज़ बढ़ सकते हैं इसके अंदर। इन मरीज़ों को ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट की इश्यूज़ भी होती हैं, शुगर हो जाती है, जो हर जिस्म के हिस्से को इन्वॉल्व करती है। ठीक है। तो ये इश्यूज इनके साथ काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं, बढ़ जाते हैं इनको। ठीक है। तो अगर वज़न कम होगा तो एक तो शुगर भी ठीक हो जाती है, ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो ये दो चीज़ ऐसी हैं, अगर आप चाहें कि मैं 10 लाख रुपए खर्च करके शुगर ख़त्म कर दूं दवाई से, नहीं हो सकती। लेकिन हम जो सर्जरी करते हैं उससे शुगर कि या तो दवाई कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मैं उसी तरफ आ रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो सर्जरी करते हैं, और आप वो लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं और वो अर्थराइटिस भी हैं, यानी उनको घुटनों का दर्द है, वो वॉक नहीं कर सकते, या बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम बहुत कोशिश करते हैं मगर उसके बावजूद हम भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी खाना हमें चाहिए होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रात को खाने के आदी होते हैं, बहुत सारे लोग परेशानी में खाना खाते हैं, वो स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ा हुआ होता है, उनको बहुत भूख लगती है। इन लोगों का देखो, खाने का कोई एक मैकेनिज्म नहीं होता। ठीक है। खाने हमें भूख लगती है, अगर कोई चीज़ खुशबू भी आ जाए तो हम खाने को दिल चाहता है। ठीक है। कोई चीज़ अगर किसी ने रैपर भी खोला तो भूख लग जाएगी हमें। ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म बहुत सारे हैं। तो ये इसी तरीके से मुख्तलिफ लोग होते हैं जिनको, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी हो जाती है, साइकोलॉजिकल इशू ज़्यादा होते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ हो जाते हैं उनको, तो उनको भी खाने की आदत पड़ जाती है और वो अपनी एक अना को ख़त्म करते हैं उस तरीके से। ठीक है। तो उन लोगों का असेसमेंट ज़रूर करना होता है हम लोगों को पहले, कि भाई हम समझाते हैं कि देखो जी,
आपने अगर डिसिप्लिन को फॉलो किया तो फिर सर्जरी कराएं। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सकते तो आपको सर्जरी का फ़ायदा कुछ नहीं होगा। सर्जरी तो आप उस वक्त कहते होंगे जब एंड है, बिल्कुल कुछ बिल्कुल उसकी हम तैयारी करते हैं, बाकायदा उसके असेसमेंट करते हैं, एनेस्थेटिस्ट देखता है, फिजिशियन देखता है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट देखता है, साइकियाट्रिस्ट देखता है, और फिर उस क्राइटेरिया को देखने के बाद फिर हम बोलते हैं कि भाई अब तुमको इसमें फिट हो, फिर तुम्हारी सर्जिकल प्लान करेंगे। हम जो सर्जरी की बात कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि जी जो कहते हैं कि जी मैदा जो आपका स्टमक होता है उसको कट करके छोटा कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, उससे बहुत सारे लोगों की, मैंने भी सुना कि वो कहते हैं जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको दूसरे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना डॉक्टर साहब से ही आपको मिलवाया जाए और डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि ये क्या ये ख़तरनाक है और क्या ये कितनी देर की सर्जरी है, ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है और ख़र्चा कितना, ये हम आपको बाद में बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। होता ये है कि ये सर्जरी हम 2 किस्म की करते हैं, एक तो लेप्रोस्कोपिक स्लीप गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं और दूसरी सर्जरी कहते हैं वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं। जिन लोगों को कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं हो और वज़न ही ज़्यादा होता है, जैसे इनको शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन वज़न ज़्यादा है, तो उनके हम लोग एडवाइज करते हैं कि आपको स्लीप गैस्ट्रेक्टोमी करानी चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वज़न भी है और उनको कोमॉर्बिडिटीज, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर है, उनको एडवाइस करते हैं कि वो वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास करें। इन दोनों प्रोसीजर्स के अंदर फ़र्क ये है कि एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास है, उसमें एक छोटी आंत का हिस्सा ले जाके जो हम स्लीव बनाते हैं उसमें लगा देते हैं स्टमक के अंदर, तो एक हिस्सा 150 सेंटीमीटर के करीब बाईपास हो जाता है और उससे वेट भी कम हो जाता है और इसके साथ साथ उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है। और ये कितनी देर का प्रोसीजर है? ये प्रोसीजर हम लोग जब भी करते हैं उस दिन मरीज को सुबह बुलाते हैं, उसी दिन ऑपरेट करते हैं। इट्स अराउंड 1.5 आवर सर्जरी और मॉनिटरिंग रीजन के लिए एक दिन आईसीयू में रखते हैं, सिर्फ जस्ट फॉर मॉनिटरिंग, और नेक्स्ट डे से उसको लिक्विड स्टार्ट कर देते हैं और एडिक्वेट लिक्विड लेना शुरू कर देता है तो दूसरे तीसरे दिन छुट्टी हो जाती है। और ये सर्जरी जो होती है लेप्रोस्कोपिकली होती है, ये ओपन सर्जरी नहीं करते, मुख्तलिफ 4 से 5 छेद करते हैं, उसके थ्रू जाते हैं और रिकवरी टाइम एट द मोस्ट नॉर्मल एक्टिविटीज में 10 डेज के बाद हर काम कर सकता है। और दूसरी सर्जरी भी इसी तरीके से होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आधा घंटा कम लगता है, 1 घंटा लगता है, ठीक है, लेकिन वो भी लेप्रोस्कोपिकली होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि सर्जरी होने के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं या आपको उसके लिए एहतियात करनी है? खाने के बारे में मैंने जैसे बताया कि अगर आपने ऑपरेशन के बाद भी खाने का ख्याल नहीं रखा तो वजन फिर बढ़ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। खाने में आपने जैसे कैलोरीज का ख्याल, मैंने बताया वजन बढ़ता है कैलोरी से। अगर आपने कैलोरी काउंट नहीं रखा, आपने स्लीप सर्जरी करा ली और उसके साथ आपने केक खाना शुरू कर दिया, लस्सी पीनी शुरू कर दी, वजन तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है, हाई कैलोरिक डाइट्स को अवॉइड करना है। यानी कि सर्जरी के बाद भी आप एक प्रॉपर डाइट प्लान बना कर देते हैं, डाइट बताते हैं उसको। डाइटिशियन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ठीक है, सर्जरी इसका एक एक्सपेक्ट है, ठीक है, लेकिन डाइटिशियन एडवाइस को फॉलो करना उसका बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। राइट जी, आज हमने आपको बताया कि किस तरह अगर वो जो मैं आपकी ज़ुबान में आपको बता रही हूँ कि मैदा छोटा कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी भूख कम हो जाती है, ये कहा जाता है, और उससे आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाती है। बहुत सी इस सर्जरी का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो बहुत सी लोगों को आदत पड़ती है, स्मोकिंग की हैबिट्स होती हैं, किसी को शराब पीने की आदत होती है, तो उसकी हिस्स ख़त्म हो जाती है। अच्छा, उसकी हिस्स भी ख़त्म हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा मौका होता है कि लोग अगर ये करते हैं और उनको इनकी आदत है तो उनसे भी जान छूट जाती है। आप बिल्कुल हमारे प्रोग्राम से डॉक्टर साहब का नंबर ले सकते हैं और डॉक्टर साहब से आके मिल सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि आपका वज़न कितना है। अगर आप अपने सर्जरी करवाना चाहते हैं तो डॉक्टर रेहान अब्बास से आप साउथ सिटी में आके मिल सकते हैं। प्रोग्राम के बाद आप डॉक्टर साहब का नंबर भी ले सकते हैं PCR से। और दूसरी बात ये कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सर्जरी के बाद भी आपको अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, कार्ब आपको कम रखना है अपनी लाइफ में, आपको मीठा कम रखना है अपनी लाइफ में। बॉडी के अंदर जो है हमें कार्ब्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती, हमें ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की और विटामिन्स की। सर, लोग कहते हैं कि जी अगर हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, सब्जी तो इतनी महंगी है, 100 रुपये किलो हो गई है, भिंडी 50 रुपये 60 रुपये किलो होगी। एक जनरली लोगों की मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, फ्रूट्स हैं तो वो बहुत महंगे हो गए हैं, तो हम खाएं तो खाएं क्या? अंडा तो खा सकते हैं। एक्चुअली आप अंडा भी खा सकते हैं जी। खाने के अंदर आपने ये देखना है
कि आया ये खुराक मेरी सेहत के लिए ज़रूरी है कि नहीं है। आप सिलेक्टिव हो जाएं। मैदा है वो फ़ौरन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, मैदा है ना, तो आपने कोशिश ये करनी चाहिए कि मैदे वाली चीज़ों को अवॉइड करें। अगर खाना है तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स में मछली है, गोश्त है, अंडा है, ये हेल्दी फूड्स हैं आपके लिए। इसको इस्तेमाल करें ताकि अननेसेसरी वेट ना गेन करें। और बच्चों को भी एडवाइस ये की जाती है कि जंक फूड को अवॉइड करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। और माँ बाप को जिम्मेदारी है कि बच्चों को एडवाइस ये करें कि जो भी रेडीमेड फूड दे रहे हैं उसको देखें कि ये बच्चों की बिल्कुल सही नहीं है। मैं जी चाह रही थी कि डॉक्टर साहब से कहूँ कि कोई मैसेज दे दें, तो डॉक्टर साहब ने खुद ही आप लोगों को एक मैसेज दे दिया। फिर भी कुछ और भी मैसेज आप देना चाहें तो आप ज़रूर दीजिए लोगों को कि उनको किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रख। खाने से पहले ये सोचने कि इस खाने में कैलोरीज कितनी है, ठीक है, और खाने को में सिलेक्टिव हों और ना करना भी सीखें। ना 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 करना भी बिरयानी सामने आई ना 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 मुझे नहीं खाई, क्योंकि कंज्यूम तो आप खा लें, मजे की चीज़ है, लेकिन चढ़ेगा तो आप पे। और उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे फिर आपको एफर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने आप बिल्कुल सही फरमाया कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों की एक बड़ी वजह है और जड़ भी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। तो इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ ज़रूर राब्ते में रहेंगे। थैंक यू सो मच। कि आपको पता है कि आज मोटापे पे हम बात कर रहे हैं, बहुत सी आपको इन्फॉर्मेशन दी अब तक, और अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे इग्नोर होते हैं मुस्तकिल। आप देखते हैं कि उनका जंक फूड ज़्यादा होता है या उनका खाने पीने की रूटीन नहीं होती है, तो उसका कसूरवार कौन है? क्या पेरेंट्स या वो बच्चा खुद कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आज हमने टाइम लिया है डॉक्टर साहब से, क्योंकि बहुत मसरूफ़ होते हैं। उनका बहुत शुक्रिया। साउथ सिटी में प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर मुमताज़ महर हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू भाई साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सर मुझे पूछना आपसे ये है, हम 35, 45, 65 लाइक इस तरह के सब के बारे में बात करते हैं, मगर बच्चे इग्नोर होते हैं। मुझे बताइए किस एज से बच्चों की डाइट पे ख्याल रखना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए, या बच्चा अपनी एज से कम है और उसका वज़न बहुत ज़्यादा है? तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर हम इस बात को इस यहाँ से लें कि आजकल के बच्चों को अगर सब्जियाँ खाने को कहें नहीं खाते उनका कसूर नहीं है। अगर बचपन से ही जब खाना शुरू होता है और हम फूड चॉइसेस सही करें, बच्चे को हेल्दी खिलाएं, तो बच्चा वही खाएगा, आदी हो जाएगा। अक्सर माएँ आती हैं बच्चे लेके कि ये बच्चा जो है बर्गर और फास्ट फूड के अलावा कुछ नहीं खाता है। तो मेरा सवाल ये होता है, इस बच्चे को आपने कोक या पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक्स के मुंह को कब लगी थी? तो अक्सर ये होता है कि 1 साल 1.5 साल का जब वो स्ट्रॉ से पीता है सब खुश होते हैं। अब उसको शुरू अगर 1-1.5 साल की उम्र से फास्ट फूड पे कर दिया है और घर में वेजिटेबल्स या सब्जियां या अच्छी जो उनको कहना चाहिए हेल्दी चॉइसेस नहीं हो रही, तो उस बच्चे का कसूर नहीं है। वो जब 13, 14, 15 का हो जाता है और मोटापा उस पर सवार हो जाता है तो उसका कसूर नहीं है। फिर बच्चा जब स्कूल जाता है, उस कैंटीन में उसको कुछ हेल्दी चॉइसेस हैं कि नहीं है? अगर नहीं है तो वो जंक खाएगा, ये चिप्स खाएगा, चिली चिप्स खाएगा, बन खाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा। तो अगर माँ घर से लंच बॉक्स बना के दे और उसमें हेल्दी चीज़ें हैं, लाइक फ्रूट है या अच्छा प्रॉपर तरीके का सैंडविच है, वो ज़्यादा बेहतर है। काम पे एक बंदा जाता है और उसको जो है सिर्फ बिरयानी की एक वो मिलती है या बन कबाब मिलता है, उसके बाद भी चॉइस नहीं है। अगर मैं ऐसे एरिया में काम करूं जहां लंच में सिर्फ यही चीज़ें अवेलेबल है, तो मैं भी इसी बात को फोर्स हो जाऊंगा कि वो खाऊं जो कि मेरे लिए सही नहीं है। तो प्रिवेंशन जो है ना वो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। प्रिवेंशन इज़ बेटर। एक दो एस्टैब्लिश हो जाए मोटापा, फिर मुश्किल हो जाती है उसको वज़न कम करना। ठीक है, बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे कि जिस तरह आप सर्जरीज होती हैं, तो क्या बच्चों में भी ये हो सकती हैं? आई थिंक सर्जरी की बात अभी नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि सर्जरी एक्सट्रीम मेजर होता है। और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये देखना कि कोई भी इंसान फूड को कभी कभी एज ए एस्केप लेता है। स्ट्रेसेस हैं घर पे, फैमिली में स्ट्रेसेस हैं, स्कूल में, काम पे स्ट्रेसेस हैं। लोग अक्सर
स्ट्रेस ईटिंग करते हैं या कंफर्ट ईटिंग करते हैं, उसमें फिर साइकोलॉजिस्ट का रोल आ जाता है कि वो स्ट्रेस के साथ कैसे कोप करे, न कि वो एस्केप करे इनटू फूड और चॉकलेट्स और आइसक्रीम और जंक चीज़ें। तो ये एस्पेक्ट भी जानना ज़रूरी है कि एक बंदा एक ईटिंग हैबिट उसकी बिगड़ी हुई क्यों है, वो सही चीज़ें क्यों नहीं खाता, तो उसमें फिर साइकोलॉजी का रोल आ जाता है। और फूड बेसिकली कैन बी लाइक एन एडिक्शन, कि नशा है कि खाना है खाना है खाना है। अक्सर लोग करते हैं कि रात में फ्रिज में एक छोटा केक रखा गया है, सुबह तक गायब हो जाता है, कोई खा लेता है रात में उठ के। तो ये हैबिट्स जो हैं उनके बैकग्राउंड में जाना ज़रूरी क्यों होता है ये। अब जैसे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट अभी हाईलाइट हुई है शुगर के ख़िलाफ़। शुगर के लिए कहते हैं शुगर इज़ द न्यू सिगरेट। जैसे सिगरेट नुकसानदेह है, शुगर नुकसानदेह। तो वो खाने जो डिब्बे से निकलते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उन सब में शुगर है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सब में शुगर है। तो अगर हमारा मैसेज सिर्फ इतना चला जाए कि स्कूल्स में, कैंटीन्स में ये शुगरी ड्रिंक्स बंद कर दें, तो बच्चों को नहीं मिलेगा, पानी पिएंगे या कोई अल्टरनेटिव पिएंगे, वो बेहतर है। तो शुगर अपनी लाइफ से जितना कट कर सकें, ये बिल्कुल उसके इक्वल है कि आप सिगरेट निकाल रहे हैं अपनी लाइफ से। तो ये मैसेज अगर चला जाए, प्लस बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में डालने की ज़रूरत है। मैं आपको मिसाल दूं, हमारे एक दोस्त ने सिंगापुर से मुझे कॉल किया कि मुझे कैरम की जो गीटियाँ होती हैं ना, वो लेके भेजो, क्योंकि बच्चे जो है ना कंप्यूटर और लैपटॉप जिन पे बैठे रहते हैं, मैं उनको किसी और चीज़ पे लगाऊं। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर में इन चीज़ों के अलावा, स्क्रीन के अलावा कुछ करें। तो हम लोग ऑल्टरनेटिव उनको रिलैक्सिंग चीज़ें या एक्टिविटीज़ देने की ज़रूरत है कि वो इन फ़ोन, इन टैबलेट्स और कंप्यूटर से परे हटें। अच्छा सर, मुझे बताइए कि नींद पूरी ना होने की वजह से भी क्या आपका वेट बढ़ सकता है, वज़न बढ़ता है? नींद डायरेक्टली नहीं, नींद की वजह से आपका सिस्टम जो है वांट्स मोर फूड, खाने को। वज़न का बढ़ना यहाँ से शुरू होता है। और घर में अगर मैं माओं को मैसेज दूँ तो वज़न और ओबेसिटी किचन में स्टार्ट होती है, टेबल पे आके नहीं होगी। ये नहीं हो सकता है कि टेबल पे एक चीज़ आपने रख दी है और फिर कहें ये नहीं खाएं। अगर वो सर्व नहीं होगी, लोग नहीं खाएंगे, तो फैमिली हेल्दी रहेगी। तो अल्टीमेटली चाहे स्ट्रेस हो, चाहे नींद पूरी नहीं हो, चाहे दवाएं ले रहे हों या और कोई वजह हो, तो इट ऑल स्टार्ट्स हियर। राइट। तो आपको अपना प्रॉपर एक डाइट प्लान आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि बात हमने बच्चों से शुरू की थी और ज़्यादातर वही इग्नोर हो रहे होते हैं, तो बच्चों से ही हम बात बच्चों के बारे में ही करते हैं। मुझे बताइए कि किस एज से बच्चे को प्रॉपर फूड स्टार्ट कर देना चाहिए? जैसे 1 साल के बच्चे को? यू मीन खाने का, जब बच्चा खाना शुरू करता है तो सही होना चाहिए उसके लिए। लेकिन उसमें फिर एक और चीज़ आ जाती है कि हम बातें तो कर लेते हैं, लेकिन महंगाई इतनी है, गुर्बत इतनी है कि आज के बच्चे को सही न्यूट्रिशन मिल कहाँ रही है, वो क्या खाएगा। अगर आप कहें कि एक फैमिली में 7 बच्चे हैं, सब एक अंडा रोज़ खाएं, हर हफ्ते में 3 दफ़ा गोश्त खाएं, तो कहाँ अवेलेबल है, कहाँ है, मुमकिन नहीं है। तो क्या करें? अब ये एक अलग इशू बन जाता है। लेकिन अवेयरनेस पहली चीज़ है। अवेयरनेस हो कि भाई अगर सही नहीं मिल रहा तो ख़राब भी नहीं मिले, गलत भी नहीं मिले। मैं आपको मिसाल दूं, बच्चों को जब आप छोटे पैकेट्स देखते हैं, जिस चीज़ के हों, कलर लगा होता है, वो थोड़ा सा खोल के मुंह में डाल के उसमें से कुछ निकाल रहे होते हैं, 1 रुपए की चीज़ मिलती है, वो चाहे छालिया है चाहे कुछ है, आए वो सही है उस बच्चे के लिए? नहीं है। तो पहली चीज़ है माँ में और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें ये अवेयरनेस हो कि क्या चीज़ें हम लोग के लिए सही नहीं है, चाहे वो आलूदगी है माहौल में, चाहे खाने में है, चाहे किसी और चीज़ में मिलावट है। पहली चीज़ तो अवेयरनेस हो कि भाई सेहत के लिए ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। आप इस बात से मेरे ख्याल में इत्तेफाक करेंगे कि जिस तरह हम पहले छोटे थे तो हमने ये देखा है अपनी लाइफ में कि दस्तरखान बिछाया जाता है और पेरेंट्स के साथ बैठ के खाना खाएं जब आप, तो उसमें आपको बच्चा अगर मना भी कर रहा है तो उसको आदी करते हैं कि प्रॉपर एक खाना जो होता है, एक फूड है जो आपके दस्तरखान में, उसका आपको छोटी ऐसे आदि आप नहीं कर पाते हैं। मेरे ख्याल में वो फिर बच्चा, उसका स्टमक ज़ाहिर है उन चीज़ों को फिर वो नहीं हज़म करता, या वो नहीं खाता, या वो भागता है पीछे पीछे लेके बाइट्स। जिस तरह आपने कहा कि मदर्स भागती हैं, तो मेरे ख्याल में आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने तो नहीं कहा मदर्स पीछे भागती हैं। कहने का मतलब ये है, देखें अभी चॉइसेस अवेलेबल है, ये नहीं खा रहा तो ये दे दो। हम जब छोटे थे चॉइस नहीं होती थी, जो है बस यही है, खाना खाओ, नहीं खाना नहीं खाओ। अब चॉइसेस हैं, लेकिन
चॉइसेस में गलत चॉइसेस जो है ना सही नहीं है। लाइक जंक फूड की तरफ कम जाएं, बर्गर पिज्ज़ा। चीनी से अगर चीनी का इस्तेमाल कम हो, ठीक है, बच्चों को जिसको स्वीट टूथ कहते हैं नहीं डेवलप किया जाए, मीठा घर में कम हो, तो ये भी एक स्टार्ट है ना कि चीनी का इस्तेमाल कम हो रहा है। राइट। आप शुगर को कम कर दें, कार्ब कम लें, ये आपके मोटापे को कंट्रोल करेगा। जैसा कि आपको बहुत सारे शो में हम बताते हैं, सर ने भी बताया कि आप अपने खाने पीने का एक आपकी रूटीन होनी चाहिए, एक टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर से आए तो ये उठा के खाना शुरू कर दिया, रात को आँख खुली तो कुछ खाना शुरू कर दिया। तो सर कोई मैसेज देंगे? अभी तक सारे मैसेजेस ही थे, कोई ख़ास मैसेज आई सपोज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बात है एक। और अभी जो पहले सोच थी 50 साल से एक सोच थी, वो सारी बदल चुकी है। डाइट के बारे में, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस रेज करना वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू। और बच्चों पे मैंने इसलिए कंसंट्रेट किया है कि वहाँ पर हम प्रिवेंट कर रहे हैं। एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाए, मैं देखता हूँ लोग आते हैं मेरे पास, एक 23 साल आया, उसका वज़न 140 किलो है, उसको ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है। उसकी मैंने हिस्ट्री ली तो मालूम पड़ा कि वो सुबह नाश्ते में 2 मैगी नूडल के बैग्स खाता है। अब तो 23 साल का, लेकिन शुरू कब हुआ था? उसे 12-13 साल की या उससे पहले से उसने शुरू किया। उस वक्त कौन रिस्पॉन्सिबल था? तो इस वक्त 23 साल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने गलत आदतें खिलाने की डाली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका टाइम, थैंक यू सो मच। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं, हमने सोचा क्यों ना आपको एक्सपीरियंस जिन्होंने किया है उन पेशेंट से भी मिलवा दें। वो साउथ सिटी में जॉब भी करती हैं और उन्होंने यहाँ से अपना ट्रीटमेंट भी करवाया, यानी कि उनका वज़न कितना था और अब कितना है, आपको मिलवाते हैं हम नाजिया से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाजिया, मुझे बताएं कि जब आप पहले दिखती थी तो आप बहुत हेल्दी दिखती होंगी, क्योंकि आपका वेट मेरे ख्याल में कितना भी आपने मुझे बताया था, 115 kg, 115 kg, 115 किलो वज़न था, मगर अब आप देख सकते हैं कि नहीं है। कितने अरसे में और कैसे कम किया आपने? लॉट्स ऑफ टाइम डाइट और सारी चीज़ों से कंट्रोल करते हुए, मगर अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे छोड़ते थे तो होता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखते हुए। लेकिन सर्जरी को मेरे हो गए हैं 1.5 year एंड आफ्टर 1 year आई लॉस्ट 45 kgs एंड नाउ आई एम फीलिंग फिट। वेरी नाइस। तो आपने किस तरह अपने वेट को कम किया, थोड़ा सा बताएंगी? कम आफ्टर सर्जरी ही हुआ। ऑफ कोर्स डाइट मॉडिफाई हो जाती है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। और जो प्रॉब्लम्स पहले थी या जो चीज़ें मुझे प्रॉब्लम हमेशा करती रहीं, विच इज़ डायबिटिक होना, फिर ऑब्वियसली ओबीज़ आप जब हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर्स भी बढ़ते हैं आपके, ये सारी चीज़ें थी फैमिली में भी, जेनेटिकली भी, तो ये सारी ट्रिगर करती रही मोटापे के साथ साथ। खैर अल्हम्दुलिल्लाह नाम फिट, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी रिजल्ट्स। अच्छा नाज़िया, लोगों को ये इस चीज़ के बारे में बड़ा सा एक क्या कहना चाहिए, एक डर खौफ बैठा हुआ होता है उनके दिमाग में कि जो अगर हम अपने स्टमक को छोटा करवाते हैं, कट कराते हैं या सर्जरी करवाते हैं या गैस्ट्रिक बाईपास जिसको हम कहते हैं, तो उससे हम बहुत ज़्यादा कहीं बीमार तो नहीं हो जाएंगे या हम बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं हो जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि सर्जरी करवाने के बाद किसी प्रॉब्लम की शिकार तो नहीं हुई आप? दिस इज़ स्टोरी बिटवीन फिट एंड फैट। अगर आप बात करते हैं तो फिट एंड फैट की कहानी, फैट में आपको बेनिफिट्स कभी भी नहीं मिले, लेकिन सर्जरी के बाद जब फिट रहने की आप बात करते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं ऑफ कोर्स सर्जरी के बाद। और जो डर, पीपल हैव लॉट्स ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग सर्जरी, रिगार्डिंग आफ्टर इफेक्ट्स और इस तरह की चीज़ें। अभी तक मैंने ऐसी कोई चीज़ फील नहीं की जिसके लिए मैं कहूँ कि डिसएडवांटेज हुआ मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्टिव हूँ, आई एम डूइंग जॉब 10 hours हेयर, दैन घर पे बच्चों को भी देखना है, घर के काम भी करने, एवरीथिंग हम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि पहले से बहुत बेहतर। हाँ, थैंक यू सो मच नाज़िया को से हमने आपको मिलवाया और नाज़िया ने आपको बताया, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने जो सर्जरी करवाई उसकी वजह से उनका वेट 115 kg से बहुत नीचे आ गया है और अब वो शायद मुझे जो देखने में लग रहा है वो 78 है नाज़िया? 71 kg। 71 kg है जी, दोबारा बताएं। 71 kg। 71 kg अब हो चुका है जी। और यहाँ आप इजाज़त दीजिए अपनी डॉक्टर फ़रा को, क्योंकि आज हमने आपको साउथ सिटी का विज़िट करवाया, हमने आपको डॉक्टर से मिलवाया, हमने आपको बताया कि ओबेसिटी कितना बड़ा मसला है, आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ फिर मुलाकात होती है आपके साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।